समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे क्या कारण है, यह कैसे चालू हुआ और इसके पीछे क्या कारण है, इस विषय पर मैं खास तौर से आपके सामने साथी सुखरंजन नंदी को ला रहा हूं। वे विस्तार से इस पर अपनी बात रखेंगे। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 मार्च की एक लंबी संघर्ष की कहानी है। वो संघर्ष है महिलाओं के समान अधिकार के मुद्दे को लेकर। 1857 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में दर्जी महिला लोग अपने काम के घंटे कम करने के सवाल पर, अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पे उतरे थे। उसके बाद 1907 में फिर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दर्जी महिला लोग काम के घंटे कम करने की मांग को लेकर, समान काम के समान वेतन और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मताधिकार करने के प्रयोग के मांग को लेकर उन्होंने फिर अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जाहिर किए थे। उसके बाद 1910 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था, उस सम्मेलन में जर्मन के कम्युनिस्ट नेत्री क्लारा जेटकिंग ने घोषणा किया कि दुनिया के अंदर एक दिवस महिलाओं के समान अधिकार के रूप में मनाया जाना चाहिए। और उसके बाद जब रशिया के अंदर प्रथम समाजवादी क्रांति हुई, उस समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में यह फैसला हुआ कि 8 मार्च, जिस दिन दुनिया में पहली बार महिला लोग अपने समान अधिकार की मांग को लेकर सड़कों पे उतरे थे, उसी दिन को पूरे दुनिया भर में महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उसके बाद ही ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए पूरे दुनिया के अंदर सभी देशों में मनाया जाने लगा। हमारे देश में वामपंथी पार्टी लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाते थे, लेकिन हमारे पूरे देश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सन 2000 के बाद से पालन करने लगा। ये 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कोई पर्व नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। आमतौर पे अभी हम लोग जो देखते हैं कि 8 मार्च महिला दिवस में शुभकामनाएं देना, सिर्फ बधाई दे के ही सीमित रहना, या कोई महिलाओं के लिए अलग से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर देना, कोई खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित कर देना, ये कोई उत्सव नहीं है। ये एक संघर्ष का इतिहास है। 8 मार्च शपथ लेने का दिन है कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, उन अत्याचार के खिलाफ महिलाओं को समान अधिकार हासिल हो, उसलिए महिला दिवस पालन किया जाता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 8 मार्च को महिलाओं के जो पूंजीपति लोग हैं, वो 8 मार्च को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। वो महिलाओं के गहना खरीदने के लिए छूट देते हैं, वो महिलाओं के कपड़े खरीदने के लिए छूट देते हैं। मतलब एक अवसर को भी वो छोड़ना नहीं चाहते अपने मुनाफा कमाने के लिए। तो अपने मुनाफा के लिए वो 8 मार्च को उपयोग करना चाह रहे हैं। लेकिन हम जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, या जो महिलाओं के समान अधिकार की बातों पे विश्वास रखते हैं, हम लोग 8 मार्च को महिलाओं के समान अधिकार हासिल हो, इसलिए पालन करने के लिए, ये शपथ लेने के दिन के रूप में हम लोग पालन करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी समाज में ऐसी कौन सी तत्व है जो तत्व समाज में तय करता है कि यह समाज पुरुष प्रधान समाज होगा या मातृ प्रधान समाज होगा? वो कौन सी ताकत है? ऐसा नहीं है कि कोई एक जन बोल दिया कि समाज में पुरुषों का प्रधानता कायम रहेगी, या कोई लिख दिया कि नहीं महिलाओं का प्रधानता रहेगी, इसलिए समाज मातृ प्रधान होगा, इसलिए पुरुष प्रधान समाज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने को तलाशने की जरूरत है कि आखिर क्या वो तत्व समाज में मौजूद है जिसके कारण हमारे समाज पुरुष प्रधान समाज होता है या मातृ प्रधान समाज होता है। जो विद्वान लोग हैं समाज के अंदर, जो नीतित्ववेद है, उन लोगों ने वेदता है, उन लोगों ने ये साबित किए हैं
कि समाज के अंदर समाज पुरुष प्रधान होगा या मातृ प्रधान होगा, ये तय करेगा जो भोजन आहरण संग्रहण करने के जो उपाय है, उस उपाय पे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निर्वाह कर रहा है। अगर पुरुष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है भोजन संग्रहण करने में, तो पुरुष प्रधान समाज होगा। अगर महिला महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है तो महिला होगा। तो उत्पादन के साधन के ऊपर किसका कब्जा है या भोजन संग्रहण करने के लिए किसका महत्वपूर्ण भूमिका है। जब समाज शिकार जीवी नहीं था, जब समाज में लोग संग्रहण करते थे, संग्रहण करके अपनी जीविका निर्वाह करते थे, उस समय में समाज में मातृ प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि सभी लोग संग्रहण बनोबस्त संग्रहण करने के लिए, सभी लोग अपने खाद्य संग्रहण करने के लिए जंगलों में जाते थे। उसमें पुरुष भी जाते थे, महिलाएं भी जाते थे, सबका बराबर की भागीदारी होती थी। लेकिन महिला लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त काम था, वो ये था कि वो अपने संतानों का पालन करेंगे, संतानों की देखभाल करेंगे, उसके साथ वो जंगलों में जाके अपने खाद्य भी संग्रहण करेंगे। तो उस समय क्योंकि महिला लोग अतिरिक्त काम करते थे, इसलिए महिला प्रधान एक समाज हुआ करते थे, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता था। जिस समाज में महिलाओं को ऊंचे दर्जे के रूप में देखा जाता था, महिला पुरुषों के अधीन नहीं था। लेकिन जब से ये शिकार शुरू हुआ समाज के अंदर, और खासतौर पे जब से वो शिकार में भाला का उपयोग होने लगा, तब हम देखते हैं कि समाज फिर पुरुष प्रधान समाज होने लगा। महिलाओं के हाथ से जो अधिकार था, महिलाओं का जो सम्मान था, वो धीरे धीरे पुरुषों के पास जाने लगा, और फिर महिला जो है पुरुष का अधीन होने लगा, क्योंकि शिकार करने का काम पुरुष लोग करते थे। इसीलिए शिकार करने का काम पुरुष लोग क्योंकि करते थे, इसीलिए उस समय से महिला लोग फिर पुरुष के अधीन जाने लगे, और महिला लोगों के ऊपर पुरुषों का कर्तृत्व या प्राधान्य या आधिपत्य विस्तार होने लगा। लेकिन धीरे धीरे हम फिर देखते हैं जो कृषि कार्य शुरू हुआ समाज के अंदर, खेतीबाड़ी का काम शुरू हुआ। हम जो विद्वान लोग हैं उनका ये मानना है कि कृषि कार्य महिलाओं ने आविष्कार किया, या महिलाओं के हाथ थाम के कृषि हमारे समाज में आया है। और वो जो कृषि होता था, वो कृषि होता था एकदम निचले स्तर के कृषि, यानी उसको बागवानी भी आप बोल सकते हैं। तो बागवानी से कृषि की शुरुआत हुई है। महिला लोग जब घर में अपने संतान को, अपने बच्चे को देख रेख करते थे, उसी समय वो खेतीबाड़ी करने लगे अपने घर के आंगन में, और वहां से जाके खेतीबाड़ी शुरू हुआ। और जब ये शुरुआती दौर में ये जो बगीचा के खेतीबाड़ी कृषि का प्रारंभ हुआ, उस समय हम देखते हैं कि महिला लोग प्राधान्य कायम करने लगे समाज में, और महिला जो है वो महिला प्रधान समाज होने लगा। लेकिन कृषि में फिर जब हथियार औजार आने लगा, भारी औजार उपयोग होने लगा, और जब उसमें पुरुषों का कब्जा होने लगा, फिर हम देखते हैं कि फिर महिला जो मातृ प्रधान समाज था, वो समाज फिर पुरुष प्रधान समाज होने लगे। फिर पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तन होने लगा। तो ये दौर है कि जब कभी मातृ प्रधान समाज थे, कभी पुरुष प्रधान समाज थे। जब कृषि के एकदम शुरुआती दौर था, कृषि के शुरुआती दौर में मातृ प्रधान समाज हुआ करते थे, और जब कृषि में भारी औजार का उपयोग होने लगे, हल का उपयोग होने लगे, जो पुरुष ये काम को करते थे, तब फिर पुरुषों का प्राधान्य विस्तार होने लगा। तो इस तरीके से फिर से जो है पुरुष समाज में महिला के ऊपर अपनी आधिपत्य, अपना वर्चस्व कायम किया, और महिला फिर घर के अंदर रहने लगे। हम ये जो महिलाओं के समान अधिकार की जो लड़ाई है, हम ये देखते हैं कि जब ये कृषि में पुरुषों का वर्चस्व होने लगा, समाज में पुरुष फिर हावी हो गए, तो हम ये देखते हैं कि जो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस क्रांति में फ्रांस के बुर्जुआ लोग या पूंजीपति लोग ये नारा दिया था, समानता, भाईचारा और स्वाधीनता। जो महिला लोग घर के अंदर थे, जो महिला लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, तो उनको भी लगा कि शायद ये पूंजीपति लोग समानता, भाईचारा और स्वाधीनता का जो नारा दे रहे, वो नारा में महिला लोगों को भी समानता हासिल हो जाएगा। लेकिन हम ये देखे हैं कि फ्रांस के अंदर बुर्जुआ क्रांति होने के बाद भी महिलाओं को आजादी मिली, समानता मिली, लेकिन वो समानता क्या था? वो समानता था कारखानों के अंदर, पूंजीपतियों के कारखानों के अंदर काम करने के लिए पुरुष के साथ महिलाओं को भी समान हिस्सेदारी मिलता था। मतलब पुरुष को भी जैसे काम करना पड़ता था कारखाने के अंदर, महिला को भी काम की आजादी थी, क्योंकि पूंजीपतियों को
कारखाने में काम करने के लिए महिला मजदूर की भी जरूरत था। इसीलिए उन्होंने समानता का नारा दिया था कि महिला भी कारखाने के अंदर आए, घर के बाहर निकले, कारखाने के अंदर आए और कारखाने के अंदर आके पूंजीपतियों के लिए मुनाफा तैयार करे, सृष्टि करे। इसीलिए वो समानता का नारा, महिलाओं की जो समानता की नारा है, वो समानता का नारा सिर्फ कारखाने के अंदर तक सीमित हो गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरे जितने भी समान काम के समान वेतन महिलाओं को नहीं मिलते थे। तो ये सब भेदभाव उस बुर्जुआ समाज में भी है, ये सब भेदभाव। तो ये सब भेदभाव जो बुर्जुआ समाज में है, उस भेदभाव के खिलाफ ही आज हमारे समाज के अंदर ये संघर्ष चल रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को समान रूप से उनको जो अधिकार है वो अधिकार उनको हासिल करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के जो अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत से लोग साथी ये समझते हैं कि ये पुरुष के खिलाफ ये लड़ाई है। महिलाओं का ये जो संघर्ष है, ये पुरुष के खिलाफ संघर्ष है। ये संघर्ष पुरुष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष पितृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था जो हमारे समाज में थोप दिया गया है, जो एक नियम से लागू हुआ है, उस पितृ सत्तात्मक समाज के खिलाफ महिलाओं के समान अधिकार का सवाल है। क्या हमारे इस पूंजीवादी समाज में महिला पूंजीपति लोग शोषण नहीं करते हैं क्या? हम जानते हैं जो गुलाम व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष हुए, गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष हुए, उस संघर्ष में पुरुष महिला कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किए गुलाम व्यवस्था के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के निर्माण में भी। हम अगर फ्रांस को देखें, इंग्लैंड के अंदर देखें, वहां पे भी हम देखेंगे कि पूंजीवाद को तैयार करने में, विकसित करने में, पूंजीवाद के शुरुआती दौर में साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने में महिला और पुरुष लगातार कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किए। तो ये जो समान अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि हम ये जानते हैं पूंजीवादी समाज में महिलाएं भी शोषित है, महिलाएं शोषित है, पूंजीपतियों से शोषित है। हम ये देख रहे हैं समाज में पुरुषों का वर्चस्व है, तो उनको दो प्रकार के शोषण के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है। एक जो पितृ सत्तात्मक समाज है, उसके खिलाफ उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा संघर्ष जो पूंजीपति लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी उन्हें मुक्ति देने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो समानता की बात पूंजीपति लोग कहते हैं, जो नारीवादी संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? वो महिलाओं को पुरुष के खिलाफ लड़ा रहे हैं, और महिलाओं को पुरुष के खिलाफ लड़ा के महिला और पुरुष, जो शोषित महिला और पुरुष है, उनके बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पूंजीपति के खिलाफ जो लड़ाई है मजदूरों की, चाहे वो महिला मजदूर हो चाहे वो पुरुष मजदूर हो, वो जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कमजोर किया जा सके। और पूंजीपति लोग भी क्या कर रहे हैं? पूंजीपति लोग भी चाहते हैं कि महिलाओं को समानता का नाम देके, उनकी आजादी के नाम देके उनको आजाद किया जाए, ताकि वो देह व्यापार की ओर चला जाए, उनको उनकी शरीर को एक वस्तु के रूप में वो पेश कर सके। तो पूंजीपति महिला को भी एक वस्तु बना देते हैं अपने मुनाफा के हवस में। तो पूंजीपतियों की जो समानता है, पूंजीपतियों की जो आजादी की बात है, वो आजादी महिलाओं को शरीर बेचने के लिए, महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समाज में पेश करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसीलिए महिलाओं को उस पूंजीपतियों की जो समानता है, पूंजीपतियों की जो आजादी की बात है, उससे भी सचेत रहने की जरूरत है। और जो सही मायने में महिलाओं की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की समानता पूंजीवादी या नारीवादी आंदोलन से नहीं, मजदूरों के आंदोलन से, मजदूरों के, पुरुषों के जो शोषित जनता है, उनके आंदोलन से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तभी महिलाओं के शोषण जो शोषण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ वो सही मायने में एक विकल्प पेश कर सकते हैं। और जब तक पूंजीवादी समाज कायम है, तब तक सही मायने में महिलाओं के भी समानता या महिलाओं को भी नारी मुक्ति सही मायने में नहीं आ सकता है। इस समाज को बदलने के बाद ही महिलाओं की समाज कायम, महिलाओं की समान अधिकार, महिलाओं की आजादी कायम हो सकता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में हम कैसे इसको लागू करेंगे। हमारे देश में हम जानते हैं कि महिलाओं के वो अपने पति चुनने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में अभी भी ये नियम है कि जो हमारे परिवार के पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, वही हमारे महिलाओं के लिए पति चुनेंगे। महिलाओं को जातिवाद के कारण पहले ऐसा नहीं था, हमारे समाज में महिलाएं अपने पति चुनते थे, ऐसा हमारे समाज में था। लेकिन जब से हमारे समाज में जातिवादी प्रथा चालू हुआ है, तब से जाके ये खत्म हुआ है कि, क्योंकि हमें तब अंतरजातीय विवाह का एक मान्यता खड़ा किया गया कि विवाह होगा तो अंतरजातीय विवाह होगा। अगर महिला अपने पति चुनेंगे तो ये डर लगा रहा
कि महिला अगर अपने पति चुनने का महिलाओं को अधिकार मिलेगा तो शायद महिला दूसरे जाति के को भी अपने पसंद से शादी कर सकते हैं। इसीलिए महिलाओं के जो अधिकार था, इस अधिकार को खत्म किया गया है कि तो जाति व्यवस्था जो है, जो जातिगत जो एक समझ जो हमारे समाज के अंदर कायम है, उस जाति व्यवस्था के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा, ताकि महिलाओं को जो अधिकार है, महिलाओं को जो समान अधिकार है, उस अधिकार को जाति व्यवस्था ने भी खत्म किया है। हम आज ये देख रहे हैं समाज के अंदर जो सांप्रदायिक ताकत है, वो सांप्रदायिक ताकत हमारे देश के अंदर ऐसा कानून बना रहा है कि महिलाओं को दूसरे धर्म के किसी लड़के के साथ अपने प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, उसको शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। ये कानून वो बना रहे हैं, कुछ राज्य में बनाया है। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की जो रक्त शुद्धता है, उस शुद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हिंदू लड़कियां हिंदू लड़के से ही विवाह करें, वो दूसरे किसी धर्म के साथ विवाह ना करें। ठीक इसी तरीके से हम अगर देखेंगे, जर्मन के अंदर जो हिटलर था, हिटलर ने भी वहां पे यह घोषणा किया था कि जो जर्मन लड़कियां हैं, वो जर्मन लड़कियां किसी यहूदी के लड़के के साथ विवाह ना कर सके। वो भी यही तर्क देते थे कि रक्त शुद्धता के लिए जर्मन लड़कियों को जर्मन लड़के के साथ ही विवाह करना चाहिए। तो ये जो फासिस्ट सोच है, ये जो एक प्रतिक्रियावादी सोच है, इस सोच के खिलाफ भी आज महिलाओं को नहीं, पूरे समाज के लोगों को एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। और सवाल सिर्फ महिलाओं को अलग आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1864 में एंगल्स ने कहा था कि मजदूरों की कोई भी आंदोलन महिलाओं के बिना सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो इसलिए महिला और पुरुष अलग अलग आंदोलन नहीं चला सकते। 1840 में ही आपके इंग्लैंड में लैंकाशायर के अंदर जो टेक्सटाइल महिला मजदूर थे, उन्होंने अलग से ट्रेड यूनियन का गठन किए थे और अलग से ट्रेड यूनियन, महिलाओं के ट्रेड यूनियन का गठन किए थे। कार्ल मार्क्स ने पहले कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में महिलाओं को ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने का अधिकार दिया था। तो ये हम देखते हैं, हमारा ये अनुभव है कि समाज में महिला अलग से कोई संगठन चला के, अलग से कोई आंदोलन चला के इस शोषण व्यवस्था का खात्मा नहीं कर सकता है, जब तक वो शोषित जनता के साथ एकजुटता कायम करके समाज के अंदर ये जो गंदगी है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, इस बुराइयों के खिलाफ, इस बुराइयों को उखाड़ फेंक के एक नया समाज की स्थापना जब तक नहीं किया जा सकता है, तब तक महिलाओं के समानता की जो अधिकार है, वो अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा, बाकी वो सही मायने में वो लागू नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।